हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करेंगे। यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरीके से एक्सप्लेनेशन की गई है, किस तरीके से ऑपरेटर्स को सेट करते हैं, किस तरीके से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, कब इंटरफेरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है, कब हमारा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है। इन सब बातों को पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो हमारा किस पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किस पे बेस्ड है, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट रेज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सभी बहुत सारी रेज के लिए वैलिड है हमारा। हर उस जगह वैलिड है जहां पे जो हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो क्वांटिटी हमारी कैसी है, वेक्टर फॉर्म में है। डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसी क्वांटिटीज हैं हमारी तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। एनीवे, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव हमारी क्या होती हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं। और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी, जो नेट इंटेंसिटी होगी, वो उन इंडिविजुअल वेव के द्वारा दी गए डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगी या एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो हमारी लाइट रे होनी चाहिए उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और या उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। अब ये कोई नॉर्मल सी बात है, फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक सेम होगी दो वेव्स की। क्यों? क्योंकि सी बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। सी कष्ट होता है, जस्ट अ सेकंड, सी इक्वल टू होता है हमारा एफ लैम्डा और सी इज कांस्टेंट। सी तो कांस्टेंट है, तो अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो उनकी वेव लैम्डा ऑटोमेटिक सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई क्या है, सी है। अगर आपने एफ बता दिया तो मैं उसकी वेवलेंथ बता सकता हूं। ठीक है, अगर दो वेव की वेवलेंथ सेम होगी तो उनके वेवलेंथ, उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, 3 × 10⁸ फिक्स है। ठीक है, तो इसका कोई एक ही मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, दोनों का मीनिंग एक है। तो व्हेन टू लाइट waves of same frequency or same wavelength and having zero or constant phase difference between these two traveling in the same direction superimpose on each other, because of the superposition intensity at some points become maximum and at some point will become minimum. Such is this phenomena is known as interference of light. तो हमारी जैसे एक लाइट, एक ये लाइट है, एक रे हमारी है और जो दूसरी है वो भी हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ध्यान रखना, सेम फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ साइकिल दोनों के सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, हो सकता कि ये लाइट ऐसी हो और दूसरी लाइन हमारी ऐसी हो, बड़ा सामने सामने दिख रहा है कि भैया दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी सेम हो या उनकी वेवलेंथ सेम हो, जैसे ये वैल्यू जो यहां से यहां तक की है वो वैल्यू यहां से यहां तक भी सेम होनी चाहिए, तभी ये हमारा फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा। और इन दोनों वेव के बीच में या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, जीरो फेज डिफरेंस हो, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और दोनों एक ही तरफ जा रही हो, तो कुछ तो आपस में सुपर इम्पोज करके क्या देंगी, रिजल्ट्स देंगी। ठीक है, तो जिस जगह पे एक वेव का क्रेस्ट पहुंचा और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट पहुंचा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक वेव का अगर हमारा ट्रॉफ पहुंचा और दूसरी वेव का ट्रॉफ पहुंचा तो नेट इंटेंसिटी निगेटिव में, मतलब आपका, मतलब कि आपका निगेटिव में आ जाएगी। सही है, या यहाँ पे मिनिमम कंडीशन आएगी हमारी। सही है, एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया। अगर दोनों के क्रेस्ट मिलेंगे तो भी इंटेंसिटी हाई होगी, ट्रॉफ मिलेंगे तो भी इंटेंसिटी हाई होगी। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, एक का क्रेस्ट हो और दूसरे का ट्रॉफ हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस समय हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो एक का क्रेस्ट एक का ट्रॉफ अगर आएगा तो इंटेंसिटी कम होगी, और अगर दोनों के क्रेस्ट या ट्रॉफ मिल गए तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, एक वेव दूसरी वेव को जो हमारे सुपर इम्पोज करती है और रिजल्टेंट वेव उन दोनों के हिसाब से हमारी आएगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, इसको कहते हैं हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और थॉमस यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। उन्होंने दो लाइट सोर्स लिए, जो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, जो कंडीशन है कोहेरेंट को सोर्स की कंडीशन है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, इस तरीके से ये कोहेरेंट सोर्स में ही ऐसा हो सकता है। अदरवाइज डिफरेंट दो अलग अलग सोर्स
कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे या जीरो रहे, फेज बदलता ही रहेगा, क्योंकि जो दो सोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इंटरनल लेवल पे बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। आपको देखने में दोनों बराबर लग सकते हैं तो, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जो लाइट का रेडिएशन किसी बल्ब से, किसी ट्यूबलाइट से भी होता है, वो भी बहुत अलग तरीके से होता है। बहुत सारे इनफाइनाइट एटम्स ऊपर जाएंगे, फिर कौन सा नीचे को डाउन करेगा, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंच गए तो फिफ्थ से कोई फोर्थ में आएगा, कोई फिफ्थ से डायरेक्ट थर्ड में आएगा, कोई फिफ्थ से डायरेक्ट ग्राउंड में आएगा। तो इनफाइनाइट वे से रेडिएशन, जो लाइट रे हर ट्रांजिशन में आपकी लाइट एमिट होगी, और एक सोर्स के ट्रांजिशन दूसरे सोर्स के ट्रांजिशन एक दूसरे से इनफाइनाइट तरीके से डिफरेंट होंगे। इस वजह से दो डिफरेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो यंग्स ने भी कोहेरेंट सोर्स बनाए थे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डबल स्लिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा एक सोर्स से दो सोर्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा भी दो तीन तरीके हैं, निकोल प्रिज्म के द्वारा हो सकता है, मिरर के द्वारा हो सकता है। लेकिन जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, एक सोर्स के आगे एक ऐसी स्लिट लगाई जिनमें दो, मतलब कि दो रेक्टेंगुलर सेपरेशन है, दोनों के बीच में ब्लैंक जगह है, तो वो भी हमारा एक तरीका है, मतलब कि टू सोर्स जनरेट करने का, एक ही सोर्स जैसे दो सोर्स। और ये कहीं ना कहीं बेस्ड है हमारा हेजन्स प्रिंसिपल पे, कि हेजन्स ने बताया था कि जो सेकेंडरी वेवलेट पे जो सोर्स होते हैं वो भी न्यू सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। एनीवे, ये अभी तो आपको केवल इतना समझना है, इंटरफेरेंस की हमारी डेफिनेशन है, दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक बात जरूर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक सेम होगी। उनके बीच में या तो फेज डिफरेंस नहीं हो, अगर हो तो कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, वो दोनों मिलेंगे तो कुछ जगह पे इंटेंसिटी हाई होगी, कुछ जगह पे इंटेंसिटी कम होगी। जहां हाई होगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पे इंटेंसिटी लो होगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्रेस्ट या ट्रॉफ लेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, क्रेस्ट और ट्रॉफ में लेंगे तो इंटेंसिटी हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी भी हम इस चीज को बड़े डीपली देखेंगे, समझ में आएगा हमारे। अब जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, हमारा जो यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट लिया यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये तरीका है हमारा एक सोर्स से दो सोर्स हमारे प्रोड्यूस करने का। तो उन्होंने एक ऐसा एक प्लेट ली उन्होंने, और उसमें रेक्टेंगुलर स्लिट दे दी, और यहाँ पे कोई लाइट का कोई नॉर्मल सा सोर्स रख दिया। उस लाइट के सोर्स का अगर उधर से देखो तो आपको रेक्टेंगुलर छोटा सा एक लाइन में आपको दिखाई देगा कि रेक्टेंगुलर कोई पीस है, लीनियर पीस ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा। उसके आगे उन्होंने एक और हमारा वो रखा, मतलब कि एक और प्लेट रखी जिसमें दो स्लिट है। ठीक है, अब उसके बाद में उन्होंने स्क्रीन रखी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनकी विथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला सोर्स है इसकी विथ उन्होंने रखी 1 मिलीमीटर के आसपास। ठीक है, और ये दो सोर्स है जो स्लिट अपने आप में, इस स्लिट की जो विथ है हमारी कितनी है, 0.33 मिलीमीटर। अब आप इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करिए, यहाँ पे ज्यादा विथ है, यहाँ पे दोनों की विथ अपनी अपनी कम है। 0.33 इसकी भी 0.33, इसकी भी 0.33। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2 मिलीमीटर है। और ये जो आपका पहला जो ये आपका जो प्लेट है, दूसरी प्लेट है, इनके बीच में अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इतना सेपरेशन है। और जो सेकंड जो हमारा ये जो दो स्लिट है S1 S2 का जो प्लेट है, इसके बाद में जो हमारा जो आगे रखा है स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन के बीच में आपका मिनिमम 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक की डिस्टेंस यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे याद रखेंगे, इसकी 1 मिलीमीटर और इन स्लिट की थिकनेस कम है, 1/3 है, तो 0.33 mm, और दोनों स्लिट के बीच में 2 mm का डिस्टेंस है। ये आपका 1 mm है, इनके दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस है 2 mm है, और इनका सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, ये पास पास है, और जो स्क्रीन है काफी दूर है। तो ये बेसिक हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें देखो कैसे टू स्लिट हमारे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब टू सोर्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसको देखिए साइड से, जैसे ये पहला जो स्लिट है, यहाँ पे उन्होंने मतलब कोई सोर्स रखा हुआ है। इस सोर्स से हमारे क्या होंगे कि मतलब कि आपके ये आपका क्रेस्ट एंड ट्रॉफ होंगे हमारे, सही है, क्रेस्ट और ट्रॉफ होंगे। मान लो मैंने कहा कि भैया भाई ये मान लो कुछ क्रेस्ट है इस तरीके से, है, और दो क्रेस्ट के बीच हमेशा ट्रॉफ होगा। तो जो नेक्स्ट वाले जो स्लिट रखी मान लो वो थोड़ी सी दूर रखी है, तो आपने कहा कि भैया ये इस तरीके से रखी है। एक सेकंड, कलर उसका चेंज कर देता हूँ। दूसरी स्लिट हमारी ऐसी है, ठीक है। तो आप देखो ये जो हमारी नेक्स्ट जो स्लिट है वो
उस पे पहला दूसरा तीसरा तीसरा क्रेस्ट उस पे पड़ा। तो ये जो जो हमारे जो स्लेट है वो हमारे इस जगह से इक्वल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस भी हमारी इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंस हमारी इक्वल होने से क्या होगा कि जो हमारा जो यहाँ पे जो पड़ेगा, जो ये पड़ेगा, जो क्या कहते हैं इसे, क्या बोला था हम लोगों ने इसके लिए पिछली बार, क्रेस्ट तो पड़ेगा, इसके क्या बोलते हैं हम, मैं भूल गया इसकी डेफिनेशन, क्या पॉइंट बोलते हैं इसे, वेव फ्रंट है ना। तो जो हमारा वेव फ्रंट पड़ेगा, ये थर्ड वेव फ्रंट है, ये पॉइंट हमारे उसी पे हैं। तो इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होंगे थर्ड पे, वो आपस में क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट का की तरह बिहेव करेंगे और खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट सोर्स बन जाएंगे। तो इस सोर्स से ये दो सोर्स हमारे बन चुके हैं। ये सोर्स खुद क्या करेंगे, ये सोर्स खुद इंडिपेंडेंट सोर्स का बिहेव करेंगे, खुद क्या करेंगे, खुद हमारे नए वेव फ्रंट को जनरेट करेंगे, ये भी नए वेव फ्रंट को हमारा देगा। तो ये जो वेव फ्रंट हमारे जो बहुत सारे बन गए हैं, इसने वेव फ्रंट दिए, इसने वेव फ्रंट दिए, जहां पे अब जैसे मान लो ये पोजीशन है, तो यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट मिले हैं या ट्रॉप ट्रॉप मिले हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे पे क्या मिलने वाला है। तो एक सोर्स से दो सोर्स, हमारे दो सोर्स इस तरीके से उन्होंने यंग्स, थॉमस यंग्स ने उन्होंने क्या किए, मतलब प्रोड्यूस किए। क्योंकि ये जो दोनों स्लेट हैं, ये हमारे पहले, दूसरे और तीसरे वेव फ्रंट पे अवेलेबल हैं। तो इस पे जो सोर्स है, इसने भी ये इंडिपेंडेंट सोर्स पे बिहेव करेगा, इसने क्रेस्ट और टॉप बहुत सारे दे दिए, इसने क्रेस्ट और टॉप दे दिए। अब जो चीजें जहां जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट मिले हैं, वहां पे हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जहां पे ट्रॉप ट्रॉप मिले हैं वहां पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, लेकिन जहां पे क्रेस्ट और जहां पे ट्रॉप मिले हैं वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के रूप में आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूं, सही है। अब इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ये बनाएंगे कैसे, क्योंकि वहां तो आपको एक साथ दिखेगा डायरेक्ट, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी गलत हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखिए कैसे करेंगे। ये मान लो हमारी प्रिंसिपल लाइन है, ये हमारा मेन स्लेट है, एस हमारा यहाँ पे, इससे हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे दो स्लेट और ले लिए। मैंने कहा जितनी दूरी पे इससे मेन लाइन से जितनी दूरी ऊपर है, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे है, ये हमने दो स्लेट ले लिए, ठीक है। थोड़ा पास में बन गया है, थोड़ा दूर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारे से स्लिट बन चुके हैं तो ये स्लिट हमारे बिहेव करेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट का, यहाँ से मतलब कि सेकेंडरी वेवलेट्स का, सेकेंडरी वेव फ्रंट का, यहाँ से नए वेव फ्रंट हमारे जनरेट होंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हमारे न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं, और यहाँ से नया डिस्टर्बेंस आगे को प्रोसीड करेगा, आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो क्या करिए, बड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, तो जो भी ये डिस्टेंस है, जैसे मान लो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस कितनी, 2 mm की डिस्टेंस आपस में अगर देखेंगे, तो ये टोटल 2 mm है, तो ये कितनी होगी, 1 mm होगी आपकी, है ना, इस तरीके से। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आपने अपना जो मतलब कि आपने मतलब कंपास रखा, और इसको जो बीच वाली जगह, इसको बीच में मेजरमेंट किया, मतलब आपने मेजरमेंट कर ली, ये वाली जगह ले ली इसमें, और यहां से आर्क मारी, ये ऐसे करके, ऐसे ध्यान रखेंगे, मतलब जो भी ये जगह है इसको लेके ही आर्क बनाए, नीचे से बनाओ चाहे ऊपर से बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू ले ली और यहाँ से ऐसे आर्क बना दी, और उसी वैल्यू की आर्क क्या की, उसी वैल्यू की आर्क यहाँ से एक फिर वैल्यू ने दोबारा, और ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, खैर वो वैल्यू ने ऐसे आर्क लगा दी, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो, तो पहली बार हमने इतनी आर्क ली थी, अब हम इसकी डबल आर्क लेंगे, डबल डबल का मतलब ये, क्योंकि ये मतलब कि आपका 2 मिलीमीटर है टोटल, तो ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो अब हम दूसरी आर्क लेंगे, देखो ऐसी, देख लेना यहां तक, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आर्क दोनों से जो भी इनके बीच में जगह उससे लेके बनाई, इतनी ऊपर इतनी नीचे, अगर जितनी आर्क थी उसको डबल कर लो, तो डबल, ये 1 मिलीमीटर थी तो डबल ये होगा। तो इसकी अगली वाली इस वाले छेद की, जिसको अगर मैं S1 कहता हूं, इसकी पहले तो मिडिल से आर्क बनेगी, दूसरी वाली यहां से बनेगी, देखना अब ये यहां से आर्क बनेगी, फिर ऐसी ही जितनी आपने आर्क अभी ली है इतनी आर्क यहां से बनाई जाएगी, तो वो आर्क नीचे वाली ऐसे आएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो आपने डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर की आर्क बनेगी ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से 3 की बनाई, और फिर नीचे वाले से भी 3 की बनेगी, तो नीचे वाले से 3 की बनाओ, तो 1 2 और जो भी 3 बनेगी, नहीं ये यहाँ नहीं आएगी, कहाँ आएगी, देखो 1 2 3 यहाँ पहुंचेगी, ये आएगी इस तरीके से। मैं फिर एक बार फिर से रिहर्सल कराता हूँ आपको, देख लीजिए, फिर से रिहर्सल कराता हूँ, देख लीजिए।
दोनों के बीच में ये जो छोटे दोनों के बीच में जो टोटल सेपरेशन उसका हाफ जो जगह है, इतनी बड़ी बड़ी आर्क बढ़ती नहीं, पहले एक बार इतनी आर्क का लगेगा, फिर इसकी डबल का लगेगा, फिर 3 गुने का लगेगा, फिर 4 गुने का लगेगा। तो ये डिस्टेंस हमने मेजरमेंट कर ली, इससे एक आर्क लगा दी ऐसे और नीचे वाले से एक आर्क लगा दी यहां से। अब इसका डबल आर्क लगाएंगे तो एक आर्क लग गई ये और डबल इससे भी डबल की लगेगी, तो इसकी एक आर्क लग गई ये। अब जो वैल्यू आ चुकी इसकी 3 की आर्क लगाई, तो इसकी 3 की आर्क जो यहाँ से 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ मिला और खत्म होगा 1 2 3 यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि ये वैल्यू हमारी यहाँ से ये ऐसे मिली। इसकी भी 3 की आर्क बनानी, 1 2 3 3 मिलीमीटर की, 1 1 2 3 यहाँ पे आई, तो यहाँ से ये ऐसे, ये आपने ऐसे देखो कितने साफ बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं आपके सामने। ठीक है, अब जब हमने सारे क्रेस्ट बना दिया और कितने भी बना लो, रूल यही है, पहले 1 मिलीमीटर की को रेडियस को लेके, फिर 2 मिलीमीटर की रेडियस को लेके, फिर 3 मिलीमीटर की रेडियस को, 4 मिलीमीटर की रेडियस को लेके, 5 को 6 को 7 को बनाते रहिए। ऊपर वाले में भी बना दिए, नीचे वाले में भी बना दीजिए। ठीक है, बनाने के बाद में क्या करेंगे, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट क्रेस्ट बनाए हैं, सही है, क्रेस्ट सही है। अब इन हर दो क्रेस्ट के बीच में एक ट्रॉफ होता है, तो सारे ट्रॉफ बना दीजिए। तो 2 पिंक लाइन के बीच में एक हमारी येलो लाइन हमने बना दी, 2 पिंक के बीच में एक येलो हमने बना दी। हर जगह ऐसा ही करना, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, और ठीक, और इन 2 पिंक के बीच में एक हमने ये बना दी, इनके बीच में भी हमने एक ही बना दी, बस बन गई। अब बनते ही अब ध्यान से देखेंगे कि जहां जहां पे देखो, अब देखो ध्यान से, जहां जहां पे 2 सॉलिड लाइंस मिलेंगी, देखो जहां पे 2 सॉलिड लाइन मिलेंगी, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगे, या डॉटेड 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 क्या होता है, ट्रॉफ 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 लेंगे तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कोई कंडीशन बन जाए, जैसे एक हमारी बन गई सॉलिड लाइन, एक हमारी बन गई सॉलिड लाइन, और एक बन गई हमारी डॉटेड लाइन, ये गड़बड़ हो गया, एक क्रेस्ट हो गया, एक हो गया ट्रॉफ। यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, क्रेस्ट ऊपर उठाने की कोशिश करेगा उस जगह की इंटेंसिटी को, और ट्रॉफ उसको नीचे करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अच्छा, आपने कभी सोचा मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूं, 0 क्यों नहीं बोल रहा हूं? बात यह है, जो रे हमने यूज करी है, अगर वो सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, देखो साइंस देखते हैं थोड़ा, 1 सेकंड रुकिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी एक रे है ऐसी, और दूसरी रे हमारी, जो दूसरी रे है वो भी सेम एम्पलीट्यूड की ऐसी, तो इनका क्या बनेगा, 0। लेकिन अगर एक रे हाई और दूसरे का एम्पलीट्यूड है थोड़ा छोटा, तो बताओ क्या इनका इंटेंसिटी घटेगी, तो लेकिन 0 तो नहीं बनेगी ना। तो 0 तभी बनेगी इंटेंसिटी जब दोनों रेज के एम्पलीट्यूड बराबर हैं। तो वो उन्होंने मस्ट नहीं कहा कि भैया इंटरफेरेंस के लिए दोनों रेज के एम्पलीट्यूड बराबर हो या ना हो। हाँ, ये अलग बात है, अगर एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तो जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई होगा। लेकिन अगर एक एम्पलीट्यूड प्लस में उतना ही नीचे, तो हमारा फुल कैंसिलेशन होगा, फुल कैंसिलेशन। लेकिन यहां पे कैंसिलेशन फुल नहीं होगा, बड़े में से छोटा वाला एम्पलीट्यूड घट जाएगा और इंटेंसिटी थोड़ी मिनिमम कुछ आ जाएगी, इसका रिजल्टेंट ये आएगा। जबकि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन 0। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी, इसका मतलब यही है कि अगर एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तो 0 इंटेंसिटी आएगी। लेकिन अगर वेव्स के एम्पलीट्यूड, हमारे जो हमारी वेव जा रही है, पहली वेव जा रही है और दूसरी वेव जा रही है, उसके अगर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, तो जब घटा करेंगे तो 0 नहीं आया करेगा। जुड़ने पे तो जो वैल्यू आएगी आएगी, लेकिन घटने पे कंप्लीट 0 डार्कनेस नहीं आएगी। तो पॉइंट ये है। ठीक है, तो अभी आप, और लेकिन हाँ, इन वेव की एम्पलीट्यूड बराबर हो ना हो, लेकिन वैसे वेव सोर्स कौन चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस या 0 फेज डिफरेंस। एम्पलीट्यूड कैन बी इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट बनेगा, बहुत, जहां पे ब्राइटनेस हाई होगी बहुत हाई होगी, जहां पे 0 होगी बिल्कुल 0 होगी, ब्लैक, एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज ब्लैक। बताऊंगा इसका सेंस क्या है। बहुत से लोग, आपको लगता होगा इंटरफेरेंस का मीनिंग है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसा होगा इंटरफेरेंस। अगर आप रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या सफेद और काली लाइट बनेगी या कुछ और बनेगा। तो ये भी हमें बड़ा प्रॉपर एक सेंस है, इसका आंसर है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। खैर, हमने अभी इस पॉइंट पे आपको एक ही बात बताई है कि हाउ टू ड्रॉ दिस पैटर्न। ठीक है, तो ये बनाने के बाद में अब हमने इसको ध्यान से देखा, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं,
मान लीजिए ग्रीन कलर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे देखो, ये देखो क्रस्ट, ये देखो क्रेस्ट मिला हमारा, ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिला है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। और देखिए यहाँ पे जहां भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे क्रेस्ट मिला है, ऐसे यहाँ पे क्रेस्ट मिला, क्रेस्ट क्रेस्ट, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये हमारा मैक्सिमम है, वहां पे ब्राइट शब्द यूज करेंगे। और यहाँ देखिए ये सॉलिड लाइन, ये पिंक कलर की लाइन और येलो कलर की लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा हमारा ऐसा। तो यहाँ पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बनेगी, ऐसे ही हमारा डार्क बनेगी। और ये पिंक 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 ऐसे ही मिल रहा है, ये हमारा ब्राइट बनेगा। तो ये बनेगी हमारी सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर हमारा डार्क ब्राइट। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट शब्द यूज नहीं किया गया कि ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ नहीं यूज किया गया है। शब्द ध्यान दीजिए, आपको बोला है ब्राइट, ब्राइट इज नॉट अ व्हाइट। ये ब्राइट बोला, व्हाइट नहीं बोला कि सफेद है और काली है, सफेद और काली नहीं बोला है, ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क। यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी, यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगी। अब होता क्या है, इसका साइंस एग्जैक्ट बताते हैं। अगर आपने ग्रीन कलर की लाइट का सोर्स यहाँ पे लिया, ग्रीन कलर की लाइट का सोर्स लिया, तो जो हमारी कई जगह पे अगर वो इंटरफेरेंस ना होता तो पूरी वॉल पे पूरा ग्रीन दिखाई देता, ठीक है। अगर हमने दो कोहेरेंट ग्रीन सोर्स से दो सोर्स क्रिएट किए, प्रोड्यूस किए और उनका इंटरफेरेंस कराया, तो दीवार, जो हमारी दीवार है, उस पर कुछ जगह पे इंटेंसिटी हाई, कुछ पे कम होगी। इसका मतलब कहीं पे ग्रीन कलर ज्यादा होगा, कहीं पे ग्रीन कलर कम होगा। अगर परफेक्ट हमारा वहां पे इंटरफेरेंस परफेक्ट हो रहा है, और तो एक जगह पे ग्रीन बहुत ज्यादा और दूसरे ग्रीन की एब्सेंस, ग्रीन और ग्रीन की एब्सेंस, ग्रीन अवेलेबल है तो दैट इज अ ब्राइट, और ग्रीन की एब्सेंस है तो दैट इज अ डार्क। तो कलर की एब्सेंस होना ही वहां पे डार्क है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यूज होता है। आप ये मत समझना यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगी, फिर यहाँ पे मतलब कि व्हाइट कलर, अगर व्हाइट लाइट आप ले लेंगे तो यहाँ पे जो फ्रिंजेज बनेंगी वो मल्टीपल कलर्स की बनेंगी, विबग्योर पूरा बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट, पता ही नहीं चलेगा कौन सी फ्रिंज कहाँ पे है। तो व्हाइट लाइट यहाँ यूज नहीं करते हैं, मोनोक्रोमेटिक, मल्टी क्रोमेटिक नहीं, मोनोक्रोमेटिक। मल्टी का मतलब बहुत सारे क्रोम माने कलर, बहुत सारे कलर्स यानी व्हाइट लाइट, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर। तो मोनोक्रोमेटिक कलर यूज करेंगे। अगर हम ग्रीन कलर की लाइट यूज करेंगे तो ग्रीन की प्रेजेंस, ग्रीन की एब्सेंट, ग्रीन की प्रेजेंट, ग्रीन की एब्सेंट। अगर हम रेड कलर की लाइट यूज करेंगे तो रेड की प्रेजेंट, रेड की एब्सेंट, रेड की प्रेजेंट, रेड की एब्सेंट। तो रेड कलर का रेड और एब्सेंट ऑफ रेड का बनेगा हमारा, सही है। तो ये सेंस है, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमें ब्राइट और इसका मतलब समझ में आता है, वो नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस का गेम है केवल। एनीवे इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर हमारे रेज के जो हमारी वेव्स हैं जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, तो हमारा कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई रहेगा। जब जुड़ा करेंगे तो बहुत हाई तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटा करेंगे तो जीरो हो जाया करेगा। तो एम्पलीट्यूड सेम होना मस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इंटरफेरेंस में हमने ये पॉइंट यहां तक समझे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही यूज होता है। अगर आप डिफरेंट कलर की लाइट यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने दो कलर यूज किए, सही है, तो ग्रीन कलर के हिसाब से पैटर्न बनेगा अपना इंडिपेंडेंट, और रेड कलर की लाइट के हिसाब से इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ हाँ, और एक का दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने रेड कलर यूज किया तो रेड कलर का वहां पे बन चुका है, अब उसी समय आपने ग्रीन और रेड कर दी तो ग्रीन का ओवरलैप हो जाएगा उससे, जो पहले वाला आ चुका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ग्रीन के हिसाब से बन चुका है। रेड ऐड कर दी तो रेड का और बन जाएगा, आपने पिंक डाली या कोई ऑरेंज डाली तो ऑरेंज का और बन जाएगा, ओवरलैप होते चले, उसी के ऊपर ऐड ऑन होते रहेंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे, सही है। बाकी अभी आपको बहुत समझ में आएगा, प्रॉपर एकदम इलस्ट्रेशन करूंगा, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में पैटर्न का मीनिंग क्या है। पहले तो ये पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ग्रीन कलर यूज करेंगे तो ग्रीन की प्रेजेंट, ग्रीन की एब्सेंट, ग्रीन की प्रेजेंट, ग्रीन की एब्सेंट। और अगर हमारा मतलब कि दोनों जो ग्रीन कलर की जो हमने जो देखो, ग्रीन तो दोनों हमने यूज करी है, ये भी मान लो हमने ग्रीन करी है, सही है, ये भी उसी फ्रीक्वेंसी की, ये भी उसी फ्रीक्वेंसी की, लेकिन इनके एम्पलीट्यूड मान लो बराबर है, जितना एम्पलीट्यूड इसका उतना एम्पलीट्यूड इसका, ऊंचाई जो भी है। अगर ऐसा है तो ग्रीन जब मिल जाया करेगी तो ज्यादा डार्क ग्रीन हो जाया करेगी, और जहां पे ग्रीन नहीं है तो ग्रीन की एब्सेंस। तो जैसा अब ग्रीन की एब्सेंस जहां पे होगी तो वहां पे कौन सा कलर रहेगा, जो भी पर्दे का कलर है। अब पर्दा व्हाइट कलर का तो व्हाइट सा दिखाई देगा, लेकिन कलर नहीं होंगे, वो पर्दा होगा वहां पे। अब ग्रीन या तो कहीं पे ग्रीन होगा या ग्रीन की एब्सेंस होगी।
अब उस पर वहां पे कलर कौन सा होगा, पर्दे का कलर होगा, जो भी आपका स्क्रीन है। अगर स्क्रीन ब्लैक है तो आपको ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन रियल में ब्लैक वहां पे नहीं है, ब्लैक तो वो पर्दे का कलर है। तो रेज हमारी होता क्या है, तो इसका साइंस क्या है, इंटरफेरेंस का बेसिक साइंस क्या है, देखिए ये मीनिंग है कि जैसे आपकी जो रेड कलर की, जो ग्रीन कलर की रेज गई, तो इन्होंने एक स्क्रीन को प्रॉपर इल्यूमिनेशन किया, ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर इन्होंने इल्यूमिनेशन करना चाहिए था, इन्हें क्या करना चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन कर दिया, ठीक है। ये होता है नॉर्मल वेव का बिहेवियर। दो वेव अगर जाएंगी तो अपनी अपनी इंटेंसिटी देंगी, लेकिन अगर इनमें इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, कुछ जगह पे इंटेंसिटी हाई, कुछ जगह पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे कुछ जगह पे इंटेंसिटी हमने कम कर दी, जैसे मान लो एक पॉइंट बता दिया, एक पॉइंट है हमारा, तो जो यहाँ पे इंटेंसिटी गायब हुई, जो यहाँ पे कलर गायब हुआ है, वो कलर ऊपर चला जाएगा, गायब होना ही सॉल्यूशन नहीं है। तो उसकी जो ग्रीन कलर जो गायब हुआ है, उसकी ग्रीन की इंटेंसिटी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर ग्रीन, दिस इज गोइंग टू बी मोर ग्रीन एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर ग्रीन। तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि एनर्जी गायब होना। यहां से एनर्जी जो ग्रीन जो कलर है, कलर एक तरीके से रेडिएशन है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो यहां से आधी एनर्जी यहां जाएगी, आधी एनर्जी यहां जाएगी, इसकी आधी एनर्जी यहां, इसकी आधी एनर्जी यहां। तो हमारा जो एनर्जी का है, जो लाइट रे का जो रेज है, उनका मतलब जो एनर्जी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनर्जी वहीं की वहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ अभी भी प्रॉपर होल्ड है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझ में आएगा, यही सेंस है उसका, इंटरफेरेंस ऐसा मिलेगा आपको। तो अब आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक नहीं, ये तो स्क्रीन का कलर है, ब्लैक नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ग्रीन मतलब कलर, एब्सेंस ऑफ कलर, कलर एब्सेंस ऑफ कलर। तो ये इसे कहेंगे ब्राइट, इसे कहेंगे डार्क, ये दिस इज द ब्राइट, दिस इज द डार्क, मैंने कुछ उल्टा करके, हाँ ब्राइट, एक ब्राइट एंड दिस इज अ डार्क एंड दिस अ ब्राइट, ठीक है। से ये बीच ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, बिल्कुल ठीक है, सही है इस तरीके से। एनीवे ये तो अभी शुरुआत, अभी देखते हैं आगे, ये पॉइंट आपको और भी अच्छे क्लियर होंगे। तो इसके बाद में पॉइंट है कि कंडीशन हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, सही है। हमने यहाँ पे, हाँ ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम हमने, यही डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया था। इस तरीके से एक जो हमारा मेन सोर्स है, उससे जो हमारे वो निकलेंगे, वेव फ्रंट निकलेंगे, यहाँ पे टकराएंगे, जैसे ये आपका ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पे आया है इस समय, ठीक है। तो ये आपका इस वेव फ्रंट पे जो पॉइंट है, वो नए सोर्स से बिहेव करेंगे और नए वेव फ्रंट को देंगे। ऐसे ये वाला भी नए वेव फ्रंट को देगा। तो आपने बहुत सारे क्रेस्ट बना लिए, और जो क्रेस्ट बना लिए तो उनके दो क्रेस्ट के बीच में ट्रॉफ बनेगा। फिर आप देख लीजिए कहाँ पे हमारी सॉलिड लाइन्स हैं, कहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन्स हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, ब्लैक 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 ब्लैक, और यहाँ पे डॉटेड 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 डॉटेड, तो ये हमारी क्रेस्ट क्रेस्ट हो या ट्रॉफ ट्रॉफ हो तो हमारी ब्राइट बनेगी। ऐसे यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉफ ट्रॉफ, ये मैंने जो बनाया ये क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉफ ट्रॉफ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दो ब्राइट के बीच में एक डार्क बनेगी, यहाँ पे हो रहा है एक क्रेस्ट, एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन। आप बना के देखिएगा, मैं आपको फाइल भेजूंगा, प्रिंट में नोट्स मिलेंगे आपको, उसको जूम करना, ध्यान से देखना, जो मैंने बोला है उसको आज ही करना, तो आपको प्रॉपर डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कभी आपको जबरदस्ती नहीं बनानी पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सही बनाएंगे तो सही आंसर आएगा। तो देखिए, तो इन्होंने जो ब्राइट दिखाई है, तो इन्होंने दिखाने की कोशिश ये की है, देखिए इन्होंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो छोटी छोटी रेज हमारी, ठीक है, ये दो मतलब कि दो वेव हमारे सेम क्रेस्ट क्रेस्ट थे, तो यहाँ पे बिगर क्रेस्ट मिला, यहाँ पे ट्रॉफ ट्रॉफ है तो बिगर ट्रॉफ मिला, इस तरीके से क्रेस्ट क्रेस्ट तो बिगर क्रेस्ट, ट्रॉफ ट्रॉफ तो बिगर ट्रॉफ, इस तरीके से। और उस वाले में जहाँ पे ब्राइट, जहाँ पे डार्क मिली है, वहाँ पे एक का क्रेस्ट, उसी समय एक का ट्रॉफ, मतलब वेव हमारी एक का क्रेस्ट एक का ट्रॉफ, एक का क्रेस्ट एक का ट्रॉफ, एक का क्रेस्ट एक का ट्रॉफ। तो ठीक है, ये सुपरपोजिशन है, वेव्स हमारी एड ऑन हो रही हैं, केवल डिपेंड इस पे करेगा ब्राइटनेस या डार्कनेस है कि दोनों क्या कर रहे हैं, मीडियम के लिए मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट जो सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक ही बिहेवियर के हिसाब से सुपर इम्पोज कर रही हैं या अपोजिट बिहेवियर, एक ही बिहेवियर होगा उनका तो एड ऑन हो जाएंगे, अपोजिट बिहेवियर होगा तो हमारे कैंसिलेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। चलिए ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे। तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पेपर में हमारा एक तरीके से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, डिड यूज एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हैंस
राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने यहाँ पे ले लिया कि मान ली दो हमारी वेव्स हैं जो कि आगे को मूव कर रही हैं, उनका जो वेव मोशन है किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट उनका हो रहा है टाइम के साथ में किस फ्रिक्वेंसी से, तो हमने कहा उनको हमने इन इक्वेशन के द्वारा शो ऑफ किया है। देखो एक इक्वेशन हमारी क्या है, y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब देखो दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग लिए हैं, ध्यान देना। हमने एक का एम्पलीट्यूड लिया है a1 sin ओमेगा t, हम चाहते तो हम ले सकते थे ए ही ले लेते इसका भी और दूसरे का भी यही ले लेते, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हमें जो क्योंकि जनरल केस हमने ले लिया कि एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, एम्पलीट्यूड बराबर करना तो बहुत आसान है, कह देंगे a1 और a2 बराबर है। बोले कि नॉर्मल कंडीशन ले लो कि दो वेव्स हैं, देखो लेकिन देखना इनका ओमेगा बराबर है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं है, इसका ओमेगा है इसका भी ओमेगा है। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को। तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है और स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी जब सेम है दोनों के लिए तो वेवलेंथ भी सेम होगी। लेकिन दोनों को हमने एक जनरल केस लिया है जहां पे हमने ये चेक करने की कोशिश की दोनों का डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेके देखा है, और यहाँ पे फाई हमारा फेज है। अब फेज तो जीरो भी ले सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने जनरल केस लिया कि वो लगा फेज कुछ भी हो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड और डिफरेंट और कांस्टेंट फेज फाई इज नॉट अ वेरिएबल। 30 डिग्री है तो हमेशा 30 ही रहना चाहिए, यही तो कांस्टेंट बोला, या तो है नहीं या तो जीरो इसकी वैल्यू है या कांस्टेंट है। 30 डिग्री है 40 डिग्री है 90 डिग्री तो कांस्टेंट। तो जनरल केस लिया बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा नहीं उन्होंने कोई कमी छोड़ी हो, कोई आपके हिसाब से एक केस ले लिया कि ऐसा ही चलो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर मान लेते हैं, वो बाद में मानेंगे। जनरल केस ले लिया है तो सुपरपोजिशन, ये दोनों वेव हमारी क्या चल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और आगे को मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है। अगर ये सुपर इंपोज होंगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से होंगी, और वो कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पे होगा या इन वेव का जो नेट इफेक्ट होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। तो चलो ठीक है, लिख देते हैं a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं दोनों क्या एक में मर्ज हो सकती हैं। ठीक है, क्या एक इक्वेशन में लिखाई जा सकती हैं। ये काफी हद तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है, दो डिफरेंट साइन के सिग्नल मिलके क्या एक साइन का सिग्नल बना सकते हैं। अगर एक साइन का सिग्नल बना सकते हैं तो साइनोसॉइडल सिग्नल बनेगा। ठीक है, ऐसा चम होता है उस समय, तो ऐसा यहाँ पे करेंगे a1 sin ओमेगा t प्लस सॉरी इसको ओपन कर देंगे a2 ये साइन a प्लस भी कर देंगे sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t साइन फाई। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। और इसमें दोनों में ये वाले जो स्टार्टिंग है दोनों एक्सप्रेशन है, इन वाले में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो डिवीजन नहीं खाली हमने लिखा है इसमें से, इस वाले में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी जैसे ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a1 प्लस a2 cos फाई हमारा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा a2 साइन फाई cos ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो साइन ओमेगा टी के साथ में कुछ है और cos ओमेगा टी के साथ में कुछ है, तो साइन के साथ वाली टर्म को cos मान लेंगे, cos के साथ वाली टर्म को साइन मान लेंगे कि ये तो आपस में स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, ये वैल्यू एक जैसी है। यहाँ पे अगर कहा जाए ये ओमेगा टी को a मान लें तो हम कह सकते हैं साइन a और यहाँ पे cos a है, तो बचा हुआ साइन a, इसको cos b मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे cos b। ठीक है, तो हमने इस टर्म को मान लिया r cos b मान लो, कोई बात नहीं cos b, और इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया cos के साथ वाली को साइन मानेंगे r साइन b। ठीक, ये वैल्यू हमने मान ली। तो ये क्या बन गया ऊपर वाला, चेक करिए, ये हमारा बन गया r cos b और साइन a प्लस ये बना r
कॉज ए साइन बी। अब यहाँ पे आर कॉमन ले लो, साइन ए कॉज बी, कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला बन चुका हमारा, तो बन गया आर, ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी, बिल्कुल सही हमारा, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। लेकिन हाँ अभी हमारा ए और बी के फॉर्म में ए और बी हमें यहाँ से पुट करने पड़ेंगे। तो हमारा ये देखिए वैल्यू क्या है हमारी, ये देखते हैं वैल्यू क्या है। हमने लिखा ये वैल्यू हमारी आर साइन बी हमारी है ए टू साइन फाइव के बराबर, और वो वैल्यू क्या हमारी आर कॉस बी हमारी है ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के इक्वल। अब इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लो, जो भी मान लो, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, जिससे कि हमें बी तो में रखना नहीं, बी तो कोई हमारी मीनिंग नहीं है, बी हमें गायब करना है यहाँ से, तो बी तभी गायब होगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारा, इसका स्क्वायर करते हैं नीचे वाले का, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इसको ध्यान से देखो इन टर्म के लिए, इसमें ए टू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो बनेगा हमारा, देखिए ये बन गया हमारा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ तक आ चुकी है। अब बताइए यहाँ पे कुछ पूछना है आपके लिए, क्या करें, ए को क्या किया, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं नहीं ये पूरे को ही नहीं बोला है, ओमेगा टी को ये बोला है, तभी तो मैंने साइन ए लिखा ना इसके लिए, देखिए यहाँ साइन ए लिखा है, यहाँ देखो ये साइन ए, पूरे को ही नहीं बोला है, ओमेगा टी को ये बोला है, हाँ ओमेगा टी को ये बोला है, तभी तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा टी साइन, तभी तो साइन ए हो गया, और कॉस ओमेगा टी कॉस कॉस भी बन गया, इसलिए कॉस भी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हम्म, हमने इसमें कुछ अलग से नहीं किया है, जो हमने इक्वेशन मानी थी, ठीक है, तो उनको दूसरी वाली इक्वेशन को एक्सपेंशन कर दिया है, और उसमें से क्या कॉमन आ सकता है वो कॉमन कर दिया है। फिर हमने क्या किया, साइन के साथ वाली टर्म को कॉस माना है, कॉस के साथ वाली टर्म को साइन मानने की कोशिश की है, और उसके आगे मल्टीप्लाई एक फैक्टर लगाया आर, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमको जो नहीं कि 1 के बराबर हो सकता है, मोर देन 1 हो जाए, तो यहाँ पे कॉस कॉस है वो बैलेंस नहीं कर सकता इसके सामने, जो आर है वो बैलेंस कर सकता है। जैसे कहीं पे वैल्यू 1 आई तो कॉज इसको बैलेंस कर सकता है, वेरी गुड, लेकिन कहीं वैल्यू 5 आएगी तो कैसे बैलेंस करेगा, तो आर एक मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू 5 कर देंगे, कॉज की वैल्यू 1 कर देंगे, तो 5 इंटू 1 मिला के 5 बन जाएगा हमारा। तो जो कॉज वाली टर्म को कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल कॉज से कंपेयर नहीं करेंगे, इसको कॉज रखना ठीक है, लेकिन आर कॉज करेंगे, इसको साइन वाली टर्म को साइन रखना ठीक है, लेकिन यहाँ को आर साइन करेंगे, जिससे कि वो अगर हमारी टर्म मोर देन 1 हो जाए तो आर जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो उसको बैलेंस कर सकता है। दोनों का एक्सपेंशन किया, कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ने की कोशिश करिए। ये एसएचएम किया हमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह दोनों को कंबाइंड करके साइन की एक इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए, तो वो इक्वेशन हमारी ये बन गई थी। जिन क्वांटिटीज को हमने ए मतलब आर साइन भी या आर कॉस भी माना था, उनका स्क्वायर करके सम कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। हो गया।
ये दोनों में से ए टू स्क्वायर कॉमन कर लिए ना, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी हो, ये 1 होता है हमेशा, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया है, मैं कंप्लीट ही बता देता हूं तुम्हें। तो इनको जो हमारी इक्वेशन बनती है इस तरीके से करते समय, अगर हम उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो आर की वैल्यू आती है। अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो बी की, देखो डिवाइड करेंगे अगर इन इक्वेशन को 10 भी बनेगा, देखो करके देखते हैं। अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं यहाँ वाली को, देखो आर साइन बी को अगर मैं आर कॉज बी से डिवाइड कर दूं तो क्या बनने वाला है, ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ये हमारा आ गया। तो यहां से आर से आर कट गया, टेन फाइव आ गया, टेन भी आ गया, सॉरी टेन भी आ गया। आर से आर कटने के बाद टेन बी, तो बी क्या हो गया, टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ये हमारा आया। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, मैं क्यों लिखा मैंने, ये एक्सप्रेशन लोग निकालते नहीं, लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया है कि मैंने कहा कि अगर मैं इस तरीके से एक्सपेंशन करता हूं और ये हमारी फॉर्म बनती है, इसमें जो हमने वैल्यू मानी है, तो वहां पे आर की वैल्यू क्या आई हमारी, ये आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे, ये वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। ए क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी, और बी क्या है हमारा, वो वैल्यू है बी, ये बी है। कुल मिला के हमने इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आर की जगह वो वैल्यू, ओमेगा ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह वो वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन है इन दो एक्सप्रेशन के सम के इक्वल है। ठीक है, आप एक दो बार लिख के देखेंगे, आपको बहुत आसानी से आने लगेगा, इसमें कोई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दो वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये इंडिविजुअल वेव के बारे में बात हो रही है और ये रिजल्टेंट के बारे में, कि ये अलग अलग वेव है और जो ये आया है ये रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेव भी हमारी आई है, उसकी जो टोटल सम इंटरफेरेंस दोनों के बाद आया है, जो भी इंटरफेरेंस होगा हमारा वो कहीं ना कहीं ए और बी पे डिपेंड करेगा, कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ए टर्म हमारी कैसी है और उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है। हम उसको देखेंगे आगे चल के क्या होता है, लेकिन तरीका यही है कि हमने इंडिविजुअल वेव से एक वेव हमारा, एक आंसर हमारा आ चुका है। अब इसको देखेंगे ये किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि ये ए और बी तो दिख रहे हैं लेकिन बी भी फाइव वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, तो बी की वैल्यू फेज होगा नहीं होगा इन पे डिपेंड करेगा। कुल मिला के आप क्या करेंगे, इसको हमेशा लिखिए, दूसरे वाले का एक्सपेंशन खोलिए, साइन ए कॉस बी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, साइन के मल्टीप्लाई में कॉस वाली टर्म रखी, कॉस के मल्टीप्लाई में साइन वाली टर्म रखी, ये वैल्यू जो आ जाए दो इक्वेशन हमारी बनेगी, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। यही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला कोई खास जरूरत की चीज नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, हमारे जो में काम करना उसमें नीड नहीं है, लेकिन हाँ दैट इज ओके, ये सही चीज है। तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया दो वेव हमारा करने पे, एक्सपेंशन दोनों का इंटरफेरेंस करने पे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाज द आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। हमारा ये हमारा नेक्स्ट हमारा एम्पलीट्यूड हमारा आया, जो कि देखो ये हमारी इक्वेशन इससे मैंने लिखा है, ये वाला इसको मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब हमें एक बात पता होती है कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ये एक हमारा बेसिक फिजिक्स में एक लॉ है कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसकी इंटेंसिटी तेजी से बढ़ेगी। जैसे ये वेव है, जैसे इस वेव में और इस एक जो वेव है से डबल एम्पलीट्यूड की, जो डबल एम्पलीट्यूड की वेव है, ठीक है, मान लो ये ए है और ये 2a है मान लो, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी बताओ, हाँ 4i। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने पे बढ़ती नहीं है, तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ में स्क्वायर के रिलेशन में बढ़ती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे होती है, ठीक है।
चलो इसको रहने दो, साइड से लेकर बना रहने दो। तो ये हमारा बात हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो पहली वेव है, जो पहली वेव हमारा उसका एम्पलीट्यूड क्या था A1, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 एक कांस्टेंट लगा दिया, तो पहली वेव की का एम्पलीट्यूड अगर A1 स्क्वायर है तो उसकी इंटेंसिटी I1 होगी। ठीक है, दूसरी वेव के लिए ऐसे ही निकालेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा, I2 प्रोपोर्शनल के I2 स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलर रूल से। ठीक है, और रिजल्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो रिजल्टेंट की जो इंटेंसिटी होगी वो हमारी के आर मतलब कि प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर स्क्वायर के, और आंसर आएगा आई आर इक्वल टू स्मॉल के आर स्क्वायर। ये जो सारी वैल्यूज हमें उसमें पुट करनी है। सही है, देखते हैं हम क्या करते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको वंस क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन में इसको नाम मान लो 2 डाल देते हैं। जो हमारी इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, हमें क्या चाहिए, के वन स्क्वायर चाहिए ना, के वन चाहिए, के वन स्क्वायर, के टू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी जो 2 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, के आर स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस फाई हमारा बन गया। अब जो हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज है ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें से। सही है, चलो यहाँ स्पेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, KR1 के आर स्क्वायर हमारा हुआ IR, तो इसको हम लिखा IR इक्वल टू ये बना I1, ये बना दूसरा I2, और प्लस ये बनेगा हमारा 2 अंडर रूट I1 I2। अभी मैं करके दिखा दूंगा इसे, cos फाई बनेगा। ये कहाँ से टर्म आई बताता हूँ। अगर इन टर्म को देखो आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, इन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, इनको जो वैल्यू इनको देखो, नोट करके देखो। तो हमने लिखा, इसको लिखा यहाँ पे लिखा I1 इंटू I2 क्या हुआ, चेक करिए, के स्क्वायर I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर। तो हमारा देखिए, तो के A1 A2 क्या हुआ, चेक करिए, के A1 A2 क्या हुआ, ए रूट I1 I2 हो गया। ठीक है, तो भाई तुमने किया है, तो के A1 A2 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये देखो, के A1 A2 क्या लिखा है मैंने, ये टर्म लिखी है, चेक कर लीजिए। इसको लिखा है I1, इसको लिखा है I2, और ये 2 को 2 लिखा है, और ये जो टर्म है K1 A2 को लिखा है, K1 A2 को लिखा है अंडर रूट I1 I2 और cos फाई जो करने दिया। तो ये हमारी फाइनल। अब यहाँ पे हम एक तरीके से ब्रेक ले सकते हैं कि भैया हमारे पास हमें कुछ बेस हमारा बन गया है, हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन आ चुकी है। अगर डिफरेंट इनफैक्ट हमारे पास 2 इक्वेशन है, रिजल्टेंट जो वेव है उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये कितना, देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये तो 11th में भी हमने पढ़ा है। अगर हमने पढ़ा है 2 वेक्टर्स हैं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो या उनका एम्पलीट्यूड हमारे A1 और A2 है, तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। 2 वेक्टर्स, एक A1 वेक्टर है, एक A2 वेक्टर है, और उनके बीच में एंगल है cos फाई, तो उनका रिजल्टेंट ये होता है हमारा, है ना। ये तो वही लॉ है, फिर से निकल आया, और इससे ये बनाया हमने। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, दो इसी से ये बना है, इसी से ये वाला हमारा बना है। तो समराइज करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि भैया एक हम इक्वेशन लेंगे, फिर से दिखा देता हूं, हम एक इक्वेशन लेंगे, ये वाली ये लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, दोनों को समराइज करके इसमें कन्वर्ट करेंगे, जो हमने माना था यहां से ये वैल्यू बनाएंगे, सही है, और इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। जैसे ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉजिक लगाएंगे। जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होती है, तो I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो हमारे यहाँ के कांस्टेंट लगा दिया स्मॉल के, तो I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट IR इक्वल टू के कैपिटल R स्क्वायर।
इसको यूज करके हमने ये बता दिया कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन सकता है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वेक्टर्स का, और ये जो हमारी वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब जैसे इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं, हम इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट में बोलता हूँ उसके लिए। कुछ रह गया हो तो बोलिए मुझे फौरन। चलिए, तो जो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, यही हमारा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यही इसी को हम बार बार चर्न करेंगे, इसी को बार बार समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो रिजल्टेंट फॉर्मूला था हमारा इंटेंसिटी का, दैट वाज आई आर इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाई हमारा फॉर्मूला। और ये जो टर्म कहलाती लास्ट वाली, जो ये टर्म कहलाती है, ये कहलाती इंटरफेरेंस टर्म। क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस टर्म। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सोचो, देखो ध्यान देना, ये एक मेरे पास 2 टॉर्च है, मान लो, ध्यान देना, ये मेरे पास एक दीवार है, मेरे पास एक टॉर्च है, एक टॉर्च मैंने जलाई और यहाँ पे ब्राइटनेस आ गई, ठीक है। एक टॉर्च जलाई, डिफरेंट डिफरेंट टॉर्च है ना, तो कोहेरेंट सोर्स तो नहीं। दूसरी टॉर्च जलाई, उसने भी यहाँ ब्राइटनेस दी, नेट इंटेंसिटी क्या हुई? I1 प्लस I2। अगर एक की इंटेंसिटी I1 दे रही है इस जगह पे और इसकी इंटेंसिटी I2 है, ध्यान देना, एक टॉर्च की इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंच रही है I1, दूसरे की पहुंच रही है I2, नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, तो क्या बना? I1 प्लस I2, ठीक है। लेकिन अगर ये सोर्स कोहेरेंट होंगे तो क्या क्या हो सकता है? ये सब कुछ हो सकता है। ये टर्म जुड़ भी सकती है I1 प्लस I2 में, और ये टर्म घट भी सकती है, क्योंकि cos फाई पे डिपेंड करेगा। अगर cos की वैल्यू 1 ले लेंगे तो I1 प्लस I2 में समथिंग जुड़ जाएगा। अगर cos की टर्म, cos फाई की वैल्यू जो लिखी है, ये टर्म अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये वैल्यू इसमें से घट जाएगी। तो या तो ये टर्म जब जुड़ जाया करेगी तो इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाया करेगी, अगर ये टर्म घट जाएगी तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाया करेगी, ठीक है। तो यानी ये जो सोर्स है I1 प्लस I2 जो दो देते हैं, अगर ये आपस में इंटरफेरेंस कर रहे होते तो कुछ जगह पे इंटेंसिटी बढ़ जाती और कुछ जगह पे इंटेंसिटी घट भी सकती थी, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे तो इंटरफेरेंस करेंगे ही नहीं। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए, कोहेरेंट सोर्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से एक जैसे, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, नो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। तो समझिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक टॉर्च की इंटेंसिटी यहाँ पे I1, दूसरे की I2, नॉर्मल कंडीशन में इंटरफेरेंस नहीं होगा तो हमेशा I1 प्लस I2। अगर ये इंटरफेरेंस करेंगे तो इसमें कुछ ऐड भी हो सकता है और इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट हो सकता है। जहां पे ऐड हो रहा होगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जहां पे एनर्जी बढ़ रही है तो पड़ोसी से एनर्जी खींच के वहां पे लाई गई होगी, और जहां पे एनर्जी कम हो रही है उसकी एनर्जी उठ के पड़ोस में चली गई होगी। केवल एनर्जी का क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन है। पहले यूनिफॉर्म बना था, अब ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, यहां से एनर्जी घट गई और यहां पे पड़ोस में पहुंच गई। तो जहां से एनर्जी हट गई यहां पे डार्कनेस आ गई, एब्सेंस ऑफ कलर है, जो भी आपका मोनोक्रोमेटिक कलर है, और पड़ोस में जो कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे कलर की डार्कनेस, कलर की जो ब्राइटनेस है कह सकते हैं, वहां पे इंटेंसिटी बढ़ गई है और मेरी जगह से घट के वो उधर चली गई है। तो शिफ्टिंग है कलर्स की, क्या है? शिफ्टिंग है, रीऑर्गेनाइजेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है कलर्स का, एनर्जी का, इंटेंसिटी का। तो ये जो टर्म है ये क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस टर्म। अगर, ठीक है, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा, कभी भी दो लाइट रे में इंटरफेरेंस नहीं होगा तो वहां पे कहीं पे भी इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये टर्म जुड़ जाएगी, या प्लस लग जाएगा, एक कॉस गायब हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये माइनस लग जाएगा, कॉस गायब है, कॉस का इफेक्ट कॉस का माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉपर हमारा आंसर है। तो ये आप नोट कर लो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो हमारी टॉर्च है, ठीक है, अगर आपस में टॉर्च है, दो टॉर्च अगर आपस में इंटरफेरेंस नहीं कर रही है तो किसी स्क्रीन पे जो नेट इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 होगी हमेशा। ये बाय डिफॉल्ट आप घर पे करते थे तो हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन अगर दो टॉर्च की जगह आपने एक ही टॉर्च से दो टॉर्च बनाई है, इन डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए, फिर उनका जो पैटर्न देखेंगे तो वहां पे
इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पे इंटेंसिटी कम। चलिए अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं दो टाइप के हमारे इंटरफेरेंस हो गए। या तो कॉज, कॉज तो दो काम कर सकता है, कॉज की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। कॉज की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं होगा। कॉज की वैल्यू +1 होगी तो ये टर्म जुड़ जाएगी, कॉज की वैल्यू -1 होगी तो ये टर्म घट जाएगी। यानी कॉज की तीन वैल्यू हम ले सकते हैं, +1, -1 और 0। ठीक है, तो 0 पे तो इंटरफेरेंस होगा नहीं, तो उसको हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो एनर्जी बढ़ानी है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या वहां पे एनर्जी घटानी है। चलिए तो हम लोग करते हैं इसमें, तो हम करते हैं अब टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे आ गए इंटरफेरेंस, हमारे नेट इंटेंसिटी की इक्वेशन आ चुकी है। दिस इज अ इंटरफेरेंस टर्म, ये अगर टर्म ऐड होगी तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो हम लोग टॉपिक लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस हो गया टॉपिक, बहुत जल्दी होने वाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, इंटरफेरेंस हमारा जो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। cos फाई की वैल्यू हमारी 1 हो गई तो हमारा इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना होगा उस समय, तो इंटेंसिटी उस समय बढ़ जाएगी। तो कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी उस समय, तो उन्हें का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, I1 + I2 + 2√I1 I2, और cos फाई की वैल्यू तो 1 हमारी है ही। हमने इसको नए फॉर्मेट में लिखा, हम इसको लिख सकते हैं √I1 √I2 का होल स्क्वायर। हम इसको I max के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं, तो cos फाई की कौन कौन सी वैल्यू के लिए cos की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 1 होती है ना। एक मिनट, यहाँ पे हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वैल्यू आ गई। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है इनफैक्ट, है ना। तो फाई की वैल्यू 0 होगी, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 डिग्री पे हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वैल्यूज हमेशा 2π के बाद रिपीट करती हैं। अगर मैं कहूँ 30 डिग्री की, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 और 180 360 पे होगा, 360 नेगेटिव। तो नहीं, कॉज की जो cos 180 भी 0 होता है, cos 180। एक सेकेंड देख लेते हैं, एक cos का पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारा साइन का है, ठीक है, ये बन गया। तो हमें क्या लेना, नहीं हमें वैल्यू 1 लेनी ना। 1 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 पे 1 होता है और यहाँ 1 होता है। क्यों क्यों, हमें तो 1 लेना है ना। तो 2π के बाद 1 होगा ना, तो इस पे 1 होगा और कितने पे 1 होगा, अगर 0 डिग्री पे 1 है, 0 पे 1 है तो कहाँ 1 होगा नेक्स्ट, 2π पे 1 होगा। 2π के बाद वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं, 2π के बाद वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं। जो वैल्यू अगर जैसे मैं 30 डिग्री पे कोई वैल्यू है तो 30 + 2π पे वही वैल्यू होगी, 30 + 4π पे वही वैल्यू होगी, 30 + 6π पे वैल्यू वही होगी। तो मैंने कहा 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, तो 0 + 2π पे भी वही वैल्यू होगी, 4π पे भी वही वैल्यू होगी, इस तरीके से। और आपका 6π पे ये 2π ऐड करते रहिए, ये वैल्यू हमारी रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो इतना फेज डिफरेंस चाहिए हमें। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन होता है। तो अगर फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा हमारा, एक फॉर्मूला भी होता है, उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा λ/2π और इंटू फेज डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। ये कभी आपने सुना है फॉर्मूला, बताइए क्यों, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता सकता हूं, सही है। देखिए देखो इधर इधर क्या है, पाथ डिफरेंस आएगा, तो इधर कुछ इधर इधर फेज डिफरेंस आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो फेज ऊपर फेज है तो नीचे भी फेज रखिए 2π, कि फेज से फेज कटेगा तो लैम्डा आएगा, लैम्डा ही पाथ आएगा, इस तरीके से रिलेशन होता है। और वैसे भी अगर आपको एक तरीका बताएं कि जैसे ये वेव है, देखो यहाँ से देखो एक तरीका है, सही है। ये वेव यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री आई है, तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ है, लैम्डा।
360 डिग्री का रोटेशन हुआ है तो पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो आप ऐसे निकाल लो, यानी कि 2 पाई पे 2 पाई जो रोटेशन होता है तो हमारा कितना पाथ होता है लैम्डा होता है, आप निकालते रहिए। अब यहाँ पे 0 पे कितना होगा, तो 0 पे 0 आ जाएगा, सही है, और 2 पाई पे कितना होगा लैम्डा होगा, देखो अपने आप लगाते चले आइए। तो फेज डिफरेंस अगर हमारा ये है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा उस समय, पाथ डिफरेंस होगा हमारा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको भाई बिल्कुल नई चीज है, इस फॉर्मूले का यूज ना भी करें तब भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक सेकंड को मैं समझा देता हूँ फिर से, देखिए लॉजिक सिंपल सा भैया ये है, इसका लॉजिक हमारा ये है, देखिए जैसे हमारे पास एक वेव है, ध्यान देना, तो एक कितना पाथ, कितना यहां से यहां तक आते आते कितना पाथ चली, पाथ का मतलब लेंथ कितनी है, तो आपने कहा ये तो सर लैम्डा है, एक वेव लेंथ है, ठीक है, और ये एंगल कितना रोटेट हो गई 2 पाई, तो 2 पाई जो होता है वो लैम्डा के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है 2 पाई हमारा। तो ये इधर कितना है फेज, इसे फेज कहते हैं, इसे कहते हैं पाथ, मैं लिख देता हूं जिसे आप भूले ना, इसे कहते हैं फेज, एंगल को कहते हैं फेज, और लेंथ को कहते हैं, जो लैम्डा को कहते हैं लेंथ, यानी पाथ कहते हैं पाथ। तो ठीक है, तो 2 पाई जो फेज होता है वो लैम्डा पाथ के बराबर होता है। तो अगर हमारा ठीक है तो इस तरीके से, तो आप देखिए तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो आपको कितना करना है, जीरो फेज करना है, जीरो फेज, तो जीरो फेज कब आएगा, यहाँ पे जीरो चाहिए आपको, तो इससे डिवाइड करो, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो का जीरो आ जाएगा, तो पाथ हमारा क्या होगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा देखो तो दूसरे समझ में आएगा, इधर 2 पाई पे कितना आया देखो चेक करो, इधर 2 पाई चाहिए तो इधर कितना है लैम्डा यार, इसमें बहुत सिंपल बात है। अच्छा 4 पाई चेक करते हैं, 4 पाई करना है मुझे, 4 पाई करना है, अच्छा यहाँ 4 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा यहाँ भी 2 करो, अच्छा ओके ये 2 पाई आ गया। मुझे सर 6 चाहिए, 6 पाई, यहाँ 6 हाउ टू मेक अ 6 पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 में तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर तो आ गया। तो ये ज्यादा आसान तरीका विद रिस्पेक्ट टू दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला बच्चों को कम समझ में आता है, काफी दिनों में धीरे धीरे सीखेंगे तब आएगा कि फेज को पाथ में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका है, एक जो पाथ है वेवलेंथ जो मतलब कि हमारा 2 पाई फेज लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर होता है, तो हमने क्या बस सही है, तो ये जो ये फेजेस हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमने पाथ बोल दिए। तो जीरो पे जीरो, अरे बट सिंपल है, 2 पाई का मतलब एक लैम्डा ना, सोचो ना, और 4 पाई का मतलब दो चक्कर का मतलब एक वेव दो वेव, तो 2 लैम्डा आ गया। लॉजिक तो सीधा सा, ऐसी बात नहीं, नई बात है, लेकिन नए नए तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से वैसे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो भैया हमने कहा है हमारा, तो हम इसको स्टेटमेंट के रूप में बोल सकते हैं, तो हमने कहा भैया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, मैं आपका कंस्ट्रक्टिव पे ही छोड़ दूंगा, जैसे आपको आज नेक्स्ट में रिवीजन करेंगे इसका, है ना, भूल जाओगे आप। तो हम कह रहे हैं, तो आप कैसे डेफिनेशन दोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, आप कहोगे जब cos फाई 1 होता है, ठीक है। दूसरा तरीका उसका बोलने का तरीका क्या है कि जो दोनों वेव आ रही हैं उनके बीच में 0 फेज डिफरेंस हो, या 2 पाई फेज डिफरेंस हो, 4 पाई या 6 पाई, यानी कह सकते हैं हमारा पाई का इवन मल्टीपल हो, जो पाई है हम उसको नए तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारा फेज डिफरेंस हो वो पाई का इवन मल्टीपल हो, यहाँ पे इवन हो, इवन यहाँ पे कौन सा इवन शब्द आए, पाई का इवन मल्टीपल, तो इसको बोलेंगे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा जब हमारा जो जो फेज होगा, फेज क्या होगा, फेज इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यही तो लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब हमारा फेज हो पाई का इवन मल्टीपल हो, अब यहाँ पे 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, और जब कुछ नहीं था तो 0 था। या उसमें पाथ कितना हो, जब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, लैम्डा का तो इवन नहीं, इवन भी नहीं, यहाँ तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यानी लैम्डा का केवल मल्टीपल हो, तो मल्टीपल होने का मतलब है उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 इंटीग्रल, लेकिन आप डेसिमल नहीं आ रहा, ध्यान रखना कि आप नहीं कर सकते 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं इंटीजर होना चाहिए तो दैट कैन बी 1 2 3 4, अगर मैं कहता हूं इवन इंटीजर यानी 2 4 6, ऑड इंटीजर 1 3 5, तो शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो उसने बोला कि अगर हमारा जो फेज है वो पाई का इवन मल्टीपल हो, पाई का 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या पाथ हमारा क्या हो, लैम्डा का एनी मल्टीपल, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, लैम्डा का 1 हो चाहे 2 हो, लैम्डा का 3 हो,
तो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं क्योंकि बहुत डेटा आपके दिमाग में गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है, बस इतनी बात ध्यान रखनी कि इतने सोचना बस आपको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जो हमारी इंटरफेरेंस की इक्वेशन निकली है रिजल्टेंट की, उसमें cos फाई की वजह से ये टर्म इसमें जुड़ जाए, जो हमारी इंटरफेरेंस टर्म है वो जुड़ जाए। अगर जुड़ जाएगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, घट जाएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर ये टर्म गायब हो जाएगी तो नो इंटरफेरेंस। तो हमारा कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो लैंग्वेज बोलेंगे जब हमारा दोनों रेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमारा पाई का इवन मल्टीपल हो या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, कोई भी वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई होती है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो हमारा वो वेव हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जिस तरीके से हमने फेज ऑफ पाथ इसके लिए देखे कंस्ट्रक्टिव के लिए, ऐसे ही फेज ऑफ पाथ हम डिस्ट्रक्टिव के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।